अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट किया था और उसके आखिर में मुझे मजबूरन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला पोर्शन वो वीडियो का हिस्सा टर्मिनेट करना पड़ा। ये वीडियो साइज़ की वजह से वीडियो का जो साइज़ बन रहा था वो कई जीबीज़ में आ रहा था। तो आज हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि कैसे हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। उसके बाद हम कैसे उन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड में ही हमने ये भी देखा था कि हमें तीन तरह के ग्राफ मिल सकते हैं। एक, अगर लाइन्स पैरेलल हो, मींस एक लाइन अगर इस तरफ से जा रही है और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन बन रही है वो इस तरफ से जा रही है, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा हमने देखा था कि व्हेन द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करते। और तीसरा हमने ये भी सीखा था कि इफ दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर in such a way that they are overlapping at many instances, कि दोनों लाइन्स जो है ना एक ही तरह के पॉइंट से गुजर रही है। और उस हिसाब से हमने देखा था कि ऐसा ग्राफ अगर हमें मिले तो फिर ऐसी सूरत में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, मींस यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसे पैरेलल हों, बिल्कुल पैरेलल हों, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज़ पॉसिबल। और अगर ऐसे ओवरलैप करते जा रहे हों, बहुत सारे पॉइंट्स पे मिलते हों, तो चूँकि बहुत सारे पॉइंट्स पे ये आपस में दो लाइन्स जो है ना मिलती है, तो हम कहते हैं कि देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर व्हिच वी कैंट इवन काउंट। इसी हिसाब से हमने फिर दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके बाद पढ़ा और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। अब आखिर में जो हमें पढ़ना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हम, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा था कि दो इक्वेशंस अगर हम लें, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। अगर हमें ये देखना हो कि किस तरह के सॉल्यूशंस या कितने सॉल्यूशन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं, तो उसके लिए भी जो हमने फार्मूला वहाँ पे पढ़ा है उसको हम यहाँ पे दोहराएंगे। जैसे कि हमारे पहले पार्ट में है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट रखें और इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड के तौर पे मान के चलें, तो हमारे इक्वेशंस में यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा इक्वेशन फर्स्ट में, उसको हम a कहते हैं। ओके, a। और y के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम b कहते हैं। ठीक। और जो कांस्टेंट टर्म, ये देखिए कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट नंबर होगा साथ में इक्वेशन के लास्ट पे, उसको हम c कहते हैं। ठीक। a, b and c. Now we are given two equations, so there will be two a's, two b's and two c's. So we name them a1, b1, c1, a2, b2, c2, or simply a1 is the coefficient of associated with the variable x in equation first.
and a2 is the one associated with the variable x in equation 2. इसी तरह से b1 ये वाला कोफिशिएंट, b2 ये वाला कोफिशिएंट, c ये वाली कांस्टेंट टर्म, और c1 ये वाली कांस्टेंट टर्म, और c2 ये वाली कांस्टेंट टर्म, इस तरह से। और उसके बाद अगर हमें देखना हो कि किस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है या मैनी सॉल्यूशंस है, उसके लिए हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर हमारा a1 डिवाइड बाय a2, ठीक, अगर इनका रेशो a1 डिवाइड बाय a2 ये होगा b1 डिवाइड बाय b2 के बराबर, यानी ये दोनों रेशोज जो है ना बराबर होंगे, और वो होगा c1 डिवाइड बाय c2 उसके बराबर। इसका मतलब जितना रेशो a1 डिवाइड बाय a2 का है उतना ही b1 डिवाइड बाय b2 का है, और उतना ही रेशो c1 और c2 का है, ठीक। अगर ये तीनों बराबर होंगे, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो इस तरह की इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वी कॉल देम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर था b1 डिवाइडेड बाय b2 के, ठीक। इनका रेशो जो है ना एज और बीज का रेशो आपस में बराबर था, लेकिन वो रेशो जो है ना कॉन्स्टेंट्स के बराबर नहीं था, c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं था। तो ऐसी इक्वेशंस में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक। ओके, और अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, दिस सिंबल मीन्स इज इक्वल टू नॉट, ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं है। तो अगर ये रेशो जो है ना इनका इस रेशो के बराबर नहीं होगा तो ऐसी हालत में एक ही सोल्यूशन होता है, ए सिंगल सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि एक्स वेरिएबल एक्स का वैल्यू जो है ना एक ही वैल्यू आ सकता है, और उसी हिसाब से फिर वेरिएबल वाई का भी वैल्यू आएगा। तो अब हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो भी इसी तरह से इन सॉल्यूशंस को पहले नेचर देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इफ देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट आउट। पहले हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन में जो a है यानी a1 दैट इज x मीन्स 1x, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। इसी तरह से b1 जो है हमारा दैट इज -3y मीन्स b1 द वैल्यू ऑफ b1 इज -3। इस तरह से c1 जो है हमारा दैट इज आल्सो -3। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये चाहे हमारा इक्वेशन की दूसरी साइड हो या इक्वेशन की इस तरफ हो, रेशो तो c1 डिवाइड बाई c2 वही आता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वीनियंस के लिए लेफ्ट साइड में ही किसी भी कांस्टेंट को रखते हैं। हम राइट साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन उस साइड हिसाब से जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे हम जब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है तो कैसे हम वो निकाल सकते हैं बाद में उसका सॉल्यूशन। तो उस फार्मूला में थोड़ी सी फिर हमें चेंज लानी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से a2 जो है दैट इज 3x मीन्स a2 इज 3, b2 इज -9 and c2 that is equal to -2। okay? ये हमें तीन वैल्यूज आ गए इक्वेशन फर्स्ट के, और ये तीन वैल्यूज आ गए इसमें कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या चेक करना है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इसका वैल्यू क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय -9, ठीक। c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू क्या आएगा -3 ओवर -2। ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं जहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 1s आर 3 3 3s आर 9, तो b1 डिवाइडेड बाय b2 हमें 1 डिवाइड बाई 3 मिला, और c1 डिवाइड बाई c2 3 डिवाइड बाई 2 मिला।
अब हम तीनों पे एक नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है ना। A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना है 1/3 मीनस A1 डिवाइडेड बाई A2। देखो B1 डिवाइड बाई B2 भी 1/3 मिला हमें, इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 1/3 नहीं मिला, यानी इसका वैल्यू जो है ना इन दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है कि जब पहले दो दीज कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर होगा और तीसरे कोएफिशिएंट्स का वैल्यू जो है वो वेरी करता हो, यानी डिफरेंट हो इनसे, तो फिर हम क्या कहते हैं कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, कि कोई सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं हो सकता है। एंड व्हेन देयर एग्जिस्ट्स नो सॉल्यूशन वी नीड नॉट टू फाइंड बिकॉज देयर डजंट एग्जिस्ट एनीवन। इसी तरह से हम देखें इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखिए इसको अभी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले आए इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को, तो हमें बाद में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कोई फार्मूला इसमें फिर यूज़ करते हैं कि जिससे हमें आसानी हो जाती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, ठीक। और दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है पहली इक्वेशन में 2 मीनस a1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y b1, एक अकेला y है तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1। और c1 कितना है -5। यहाँ पे आप देखिए दिस इज a1, दिस इज b1 एंड दिस इज c1 इज -5। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन में देखें तो a2 x के साथ कोएफिशिएंट जो हमारा दैट इज 3 और b2 दैट इज 2 एंड c2 दैट इज -8। अब हम चेक करेंगे कि इनके रेशियोज क्या आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें a1 डिवाइड बाई a2, a1 डिवाइडेड बाई a2 दैट इज 2/3 और b1 डिवाइड बाई b2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2। तो पहले ही देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, 2/3 and 1/2 are not equal to each other, means a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2। and when such a condition prevails कि a1 divided by a2 यानी इनका रेशो के बराबर नहीं होगा, तो एक ही सॉल्यूशन होता है, देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक सॉल्यूशन एंड वी नीड टू फाइंड दैट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ओके, when a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2, in such a case a unique solution exists and we need to find that unique solution। अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए इन तीन कोएफिशिएंट्स को एक साइक्लिक फॉर्म में हम लिखेंगे a, ठीक, b और c, ठीक है ना, a b और c, ये आप याद रखना, ठीक है ना। अगर हम पहला वेरिएबल जो है ना x है हमारा, उसको डिवाइड करें, b से हम शुरुआत करते हैं, ठीक। पहले हम लिखेंगे b1 और उसके बाद b के बदले बाद क्या आता है c। तो b1 हमने लिखा तो c2 हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये फॉर्मूला फिक्स्ड है b1 c2 और उसके बाद माइनस। अब b तो हमने लिखा 1, b1 तो लिखा, अब b2 लिखेंगे b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। पहले इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, अब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, याद रखिए, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब ये कहाँ पे ख़त्म हुआ c, यानी ये जो है ना y वाला
पोर्शन सी से स्टार्ट होगा, C1 और C के बाद क्या आता है ये देखो, साइक्लिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ना, A B C और C के बाद फिर A आएगा, ठीक है ना, C1 A2 माइनस C2 A1 दैट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। तो यहाँ A से शुरुआत और B पे ख़त्म। अब देखिए कि मैंने आपसे जो कहा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ कैमरा इस तरफ, ये हमारी जो इक्वेशन असल में थी ये राइट साइड में 5 था, ठीक है ना। तो इक्वेशन के हिसाब से हमें जो C का वैल्यू वो मिलता 5, ठीक। और C1 डिवाइड बाई C2 का वैल्यू 5 डिवाइड बाई 8 मिलता। लेकिन अगर हम -5 डिवाइड बाई -8 भी लिखेंगे तो वो भी 5 डिवाइड बाई 8 के बराबर होता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब अगर हम इक्वेशन को ऐसे ही लें, यानी C1 का वैल्यू हम प्लस में लें और C2 का वैल्यू हम +8 लें, तो यहाँ पे हमें चेंज करनी है फार्मूला में, तब हमारा जो ये 1 है ये -1 बनता है और सोल्यूशन जो है ना बिल्कुल सटीक वही निकलेगा जो हम इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इस वाले फार्मूला में अगर हम यहाँ पे +1 लें तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें जो है ना ये लेफ़्ट साइड में, ये दिस लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन हमें ये वाले कांस्टेंट्स रखने पड़ते हैं। अगर ये राइट साइड में पॉजिटिव फॉर्म में होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आते हैं। अब हम इसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे। सिंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट सो वी हैव टू फाइंड आउट इट बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। तो x तो हमारा वेरिएबल है, उसको हम इसी तरह से सम्मान के साथ वहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय B1 C2, B1 इंटू C2, ये देखिए B1 हमारा यहाँ पे है 1 और C2 है -8, मीन्स 1 इंटू -8, ठीक। और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, B2 C1 B2 2 एंड C1 -5, 2 इंटू -5, ठीक। और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, y डिवाइडेड बाय C1 A2, C1 हमारा -5 और A2 हमारा 3, -5 इंटू 3, ये C1 और A2, ठीक है ना, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 हमारा -8 है और A1 हमारा 2 है, ठीक, A1 हमारा 2 है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2, A1 हमारा 2 है और B2 भी हमारा 2 है, ठीक है ना, B2 नहीं B2, माइनस A2 B1, A2 हमारा 3 है और B2 हमारा 1 है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 3 इंटू 1 है यहाँ, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इस थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस 1x डिवाइडेड बाय -8 इंटू 1 दैट इज -8, मैं ऐसे ही लिखूंगा -8, ठीक है ना, माइनस का साइंस बीच में है। इन दो स्टेप्स को मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर सकता था, लेकिन चूंकि ये पहली बार समझा रहा हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन, तो लिहाजा हम यहाँ पे 2 स्टेप्स में करेंगे। 2 इंटू -5 -10, ठीक, -8 -10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, ठीक, -5 इंटू 3 -15, ये -15 और उसके बाद एक और माइनस, उसके बाद एक और माइनस, क्योंकि -8 इंटू 2 -16, ठीक। और उस इसका वैल्यू कितना है, पूरे का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 -3 1 जार 3, 1 डिवाइडेड बाय 4 -3, ये 2 2 जार 4 -3 1 जार 3, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाएंगे, ये हमारा x डिवाइडेड बाय -8 अपनी जगह, ठीक है, मैंने कहा ना इनको मैं एक स्टेप में सुलझा सकता था, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, -8 + 10 बन गया। इसी तरह से y डिवाइडेड बाय ये -15 है, ये माइनस इंटू माइनस दैट इज +16, ओके।
इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। ठीक, ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x डिवाइडेड बाय ये +10 है और ये -8 है, यानी 10 में से हम 8 निकालेंगे तो 2 रह गए। ठीक, +2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन वाला बड़ा है, ठीक है ना। इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 16 माइनस 15 दैट इज़ 1। यहाँ पे भी वो 16 बड़ा है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब हमें ये इसके बराबर होगा और ये इसका बराबर होगा, मान यानी तीनों बराबर हैं आपस में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 एंड y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके, ये 1 डिवाइड बाई 1 है, x 1 जार x इज इक्वल टू 2 1 जार 2, x का वैल्यू हमें मिल गया, एंड y 1 जार y इज इक्वल टू 1 1 जार 1, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 मिल गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी मेथड जो आज तक हमने सीखा, ग्राफिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, वो भी अप्लाई करके अगर आपको इन दो इक्वेशंस यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इनके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे तो वो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो भी करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे इस एक्सरसाइज के वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।